इंडियन रुपीस वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकती है और अमेरिका इससे खुश नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होती क्या है। तो इसे समझने के लिए हम उस समय में चलते हैं जब राजा महाराजाओं की लंबी लंबी मूछें हुआ करती थी। ईयर 1100। किंग लुई फ्यू जैंग। इतने सारे फ्रोजन मोमोज और नूडल्स का हम करेंगे क्या? हम ये सारा सामान इंडिया को दे देते हैं और इसके बदले फ्रोजन छोले भटूरे और कुल्फी खरीद लेते हैं। इन इंडिया किंग सरदार नीमन पटेल। सुनने में आया है कि चाइना के मोमोज और नूडल्स काफी टेस्टी होते हैं। चलो चाइना से ये खरीद लेते हैं। इसके बदले में हम उन्हें उसी कीमत की कोई चीज दे देंगे। देखिए इस केस में हुआ ये कि चाइना के पास जो फ्रोजन मोमोज और नूडल्स थे वो उन्होंने इंडिया को दे दिए और उसके बदले फ्रोजन छोले भटूरे और कुल्फी ले लिए एज अ पेमेंट और ट्रेड कर लिया। और इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। और इसी तरीके से उस जमाने में यानी हमारे दादा के परदादा के जमाने में सामान खरीदा और बेचा जाता था। अब हम चलते हैं ईयर 1500s में। कुछ साल बाद इंडिया में किंग सरदार नीमन पटेल। चाइना के मोमोज जितने भी खास नहीं है, हम ये मोमोज इंडिया में भी बना सकते हैं। चाइना किंग ल्यू फ्यू जैंग। अब इंडिया तो मोमोज और हमारे नूडल्स नहीं खरीद रहा, तो हम उनके फ्रोजन छोले भटूरे और कुल्फी कैसे खाएंगे? किंग का फ्रेंड म्यू ची जैंग कहता है क्यों ना हम इंडिया को कोई और चीज दे दे और उसके बदले ये सामान ले लें। इस पर चाइना के किंग ल्यू फ्यू जैंग कहते हैं हमने कोशिश की थी पर इंडिया को जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है और जो हमें चाहिए वो इंडिया इन नूडल्स और मोमोज के बदले देना नहीं चाहता। तो इन शॉर्ट इस केस में प्रॉब्लम हो जाती थी और यही कमी थी बार्टर सिस्टम में। यानी कि हर बार कोई सामान एक्सचेंज करने के लिए हमें कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ती थी। यानी दोनों पार्टी के पास ऐसा सामान होना चाहिए जिसकी हम दोनों को नीड हो। और बार्टर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सब देशों ने गोल्ड में सामान लेना और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड में ही क्यों? क्योंकि गोल्ड काफी वैल्यूएबल होता है और जो सोना होता है उसमें कभी जंग नहीं लगता। सुल्तान, ये लो 10,000 सोने की मुद्राएं और इन तलवारों को हमें दे दो। क्राफ्ट्समैन, जी सुल्तान ये लीजिए आपकी 5 तलवारें। इस सिनेरियो में कोई भी इंसान आराम से सोने को एज अ पेमेंट यूज कर सकता था चीजें खरीदने और बेचने के लिए, लेकिन गोल्ड को एज मनी यूज करने के 3 सबसे बड़े नुकसान थे। 1, लिमिटेड सप्लाई, यानी हमारी धरती में इतना भी सोना नहीं है कि उसको निकाल के हर एक इंसान को दे दिया जाए। 2, डिविजिबिलिटी, यानी एक गोल्ड कॉइन से अगर 100 किलो चावल आते हैं तो अगर हमें 50 किलो चावल चाहिए तो हम उस सोने के कॉइन का करेंगे क्या? गोल्ड को डिवाइड करने में इश्यूज थे। इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सारे देश के अलग अलग राजाओं ने सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम छोटी वैल्यू की चीजें भी खरीद सकें। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल था, विच इज प्योरिटी एंड क्वालिटी, यानी दूसरे इंसान के पास जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, ये कैसे चेक किया जाए? और हो सकता है कि कल कोई 5 कॉइन्स में कुछ मिक्स करके उन्हें 6 कॉइन्स में कन्वर्ट कर दे। ये कॉइन है चार्ल्स वान के जमाने का, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने इसे टेम्पर करने की कोशिश की और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने पेपर के नोट्स छापना शुरू कर दिया। ईयर 1661 में पहली बार स्वीडिश गवर्नमेंट ने पेपर नोट्स को छापा और इससे हमने तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। 1, पेपर नोट्स बहुत हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड, मतलब कि कोई भी इंसान उन्हें इजीली लेके ट्रैवल कर सकता है। 2, पेपर नोट्स बनाने के लिए हमें सिर्फ कॉटन और कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत थी जो कि हर जगह बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल थी, मतलब कि पेपर नोट्स ढेरों मात्राओं में बनाए जा सकते थे ताकि हर कोई उसे यूज कर सके। 3, उस वक्त पेपर की सेम कॉपी बनाना बहुत मुश्किल थी क्योंकि पेपर नोट्स पे अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स और डिजाइन होते थे। अब हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ऐसे तो कोई भी देश जितने चाहे उतने पेपर नोट्स प्रिंट कर दे, एंड द आंसर इज नो। पेपर नोट्स कोई गवर्नमेंट उतना ही प्रिंट कर सकती थी जितना कि उसके पास गोल्ड है उनके बैंक्स में। दिस इज व्हाट वी कॉल द गोल्ड स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड मेथड ऑफ पेमेंट को ग्रेट ब्रिटेन ने 1816 में इंट्रोड्यूस किया नेपोलियनिक वॉर्स के बाद और सभी देश इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने लग गए। पर इस स्टैंडर्ड के लागू होने के बावजूद जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो गोल्ड एक्सचेंज करके ही होता था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश की करेंसी पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं था गोल्ड को एज अ मनी रखने में। और प्रॉब्लम सामने आई 1929 में, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, जब दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आई और मार्केट बुरे तरीके से क्रैश हो गई। इस टाइम हुआ यह था कि सेंट्रल बैंक के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी मनी पॉलिसीज को चेंज करने की। लेट्स से अगर किसी देश के सारे सिटीजन्स को एक साथ ज्यादा सामान खरीदना है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक के पास उतने नोट्स है ही नहीं। बैंक हमेशा उतने ही नोट्स प्रिंट कर सकता था जितना कि उसके पास गोल्ड था। और तो और ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंट्रीज को गोल्ड स्टैंडर्ड के वजह से काफी दिक्कत होने लगी क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मनी चाहिए थी मिलिट्री को सपोर्ट
सपोर्ट करने के लिए, बट वो गोल्ड स्टैंडर्ड के कारण ज्यादा मनी प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। ये सिमिलर सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्रिएट हो गई, इसलिए दुनिया को एक नए सिस्टम की जरूरत थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 44 एलाइड कंट्री से लोग आए और उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अप्रूव किया गया। इस सिस्टम में अमेरिका ने ये कहा कि ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे पे या दूसरी करेंसी पे ट्रस्ट करने की। सारी कंट्री सिर्फ अमेरिका के डॉलर्स पर ट्रस्ट करो, क्योंकि हम आपको $35 के बदले 1 आउंस ऑफ गोल्ड दे देंगे, यानी कि आप डॉलर कभी भी हमारे पास ला सकते हो और उसके बदले आपको उतनी ही क्वांटिटी का गोल्ड मिल जाएगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जॉन केन्स एंड हैरी व्हाइट ने डिजाइन किया था, जो कि अगेन कंप्लीटली बेस्ड था गोल्ड स्टैंडर्ड पर, और यही रीजन था कि सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम पे और डॉलर पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। अब सारी कंट्रीज डॉलर्स को लेके इंटरनेशनली ट्रेड करने लग गई थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने गारंटी दी थी कि उनके पास उतना गोल्ड हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन फिर भी कई कंट्रीज थी जो यूएस डॉलर पर विश्वास नहीं कर रही थी। इसीलिए 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने एक अग्रीमेंट बनाया सऊदी किंग के साथ। अमेरिका सऊदीज और उसके किंग के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे और बदले में आपको बस यही करना है कि जब भी आप तेल बेचो तो वो सिर्फ आप डॉलर में ही बेचोगे, ना गोल्ड में, ना किसी और करेंसी में। उस टाइम यूएस के पास काफी मिलिट्री पावर थी, देयरफॉर सऊदीज आसानी से उनकी बातों में मैनिपुलेट हो गए। इसका मतलब था अगर हमें सऊदी से ऑयल खरीदना है तो हमें पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर डॉलर से हम तेल खरीद पाएंगे। अब हर कंट्री को ऑयल और गैस तो चाहिए ही, गाड़ियां चलाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए। अगर कंट्रीज ऑयल और गैस लेना बंद कर देगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और यही विजन अमेरिका ने देख के समझ के इंप्लीमेंट कर दिया था। पर अगेन ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम दोबारा से अमेरिका पर बैक फायर करने लग गया। अब हर एक कंट्री को डॉलर चाहिए, तो इतना सारा पैसा अमेरिका के पास होना भी तो चाहिए ताकि वो उन्हें दे सके। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, यूएस गवर्नमेंट ने और नोट छापना स्टार्ट कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड वो उतने ही नोट छाप सकते थे जितना उनके पास गोल्ड था, क्योंकि अमेरिका ने तो प्रॉमिस किया था कि कभी भी कोई उनके पास अगर $35 लेके आएगा तो वो 1 आउंस ऑफ गोल्ड उन्हें दे देंगे। जब सारे देशों ने यूएस डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो एक ऐसा टाइम आया जब यूएस डॉलर और गोल्ड का बैलेंस बिगड़ गया। एज अ रिजल्ट फ्रांस और बाकी कंट्रीज ने बोला कि उन्हें डॉलर एक्सचेंज करना है गोल्ड के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका के पास गोल्ड होगा ही नहीं तो वो उन्हें गोल्ड देंगे कैसे, और इसीलिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई जब सबने गोल्ड की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया एंड अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। एंड में 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया। साथ ही साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल भी अपनी कंट्री से हटा दिया ताकि वो जितने चाहें उतने पेपर नोट्स छाप सके। अमेरिका ने बोला कि अब कोई भी देश किसी भी करेंसी ये मेथड से सामान बेच या खरीद सकती, मतलब हर बार $35 के बदले वो उन्हें 1 आउंस ऑफ गोल्ड देंगे, ये पक्का नहीं है, भले ही उन्हें डॉलर वैल्यूएबल लगे या ना लगे। ये रही प्रेसिडेंट निक्सन की फेमस स्पीच जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया था। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. अब क्योंकि किसी भी देश को अगर इंटरनेशनली ऑयल खरीदना है या फिर किसी और चीज में भी ट्रेड करना है तो उनके पास गोल्ड की जगह अब डॉलर होने चाहिए, यानी हमेशा हर देश को अपने रिजर्व्स में डॉलर रखने ही पड़ेंगे, और इसी चीज को हम कहते हैं वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। जब सारी कंट्रीज एक ही करेंसी इस्तेमाल करती है इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। अब जब अमेरिका में डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गई तो उसने अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इमेजिन कीजिए कि अमेरिका इंग्लैंड का जिगरी दोस्त है और कल को हमारी लड़ाई इंग्लैंड से हो जाती है तो अमेरिका अपने दोस्त इंग्लैंड को फुल सपोर्ट करेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और फिर इंडिया की बुरी हालत हो सकती है क्योंकि इंडिया को वॉर के टाइम में और कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब कि हम जो सामान इंडिया से बाहर से खरीदते हैं जैसे कि ऑयल एंड केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी पेमेंट हम हमेशा डॉलर्स में ही करते हैं। तो होगा ये कि या तो हम डॉलर्स अब खरीद नहीं पाएंगे या फिर जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे डॉलर्स में उसकी इंफॉर्मेशन यूएस इंग्लैंड को दे देगा, क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता है कि कितने डॉलर्स कहाँ गए। तो हमारा जो भी नेक्स्ट मिलिट्री प्लान होगा या फिर हम जो भी वेपन्स बाय करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ उसका अमेरिका एस्टिमेट लगा लेगा एंड देन इंग्लैंड को पता चल जाएगा, जिससे हमारी मुश्किलें इंक्रीज हो जाएंगी। ये तो एक इमेजिनेटिव स्टोरी है बट इन रियल लाइफ इट हैज हैपेंड विद ईरान एंड रशिया। ऑन 8 मार्च यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन बैंड यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, यानी यूएस रशिया से जो भी ऑयल और गैस खरीदता था उस पर बाइडेन ने बैन लगा दिया। पर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अमेरिका को यह लगता था कि रशिया किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, बट हमें पता है कि इसका मेन रीजन यूक्रेन और
रशिया की वॉर थी। अमेरिका रशिया को घुटनों के बल गिराना चाहता था। अब रशिया यूएस डॉलर से ना कुछ खरीद सकता था, ना उसे एक्सेप्ट कर सकता था एज अ पेमेंट। इसकी वजह से 2022 में रशिया की इकोनॉमी काफी अफेक्ट हुई। अब रशिया तो रशिया है, पुतिन कहां जो बैठने वाले थे। पुतिन चाह रहा था कि वो डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी की पोजीशन से हटा दे, और वो 10 साल से इसके लिए काफी कोशिश भी कर रहा था। और ये वन ऑफ द रीजंस है रशिया और चाइना का एक साथ आने का। वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए फॉरेन रिजर्व करेंसी से। और तो और पुतिन ने ये स्टेटमेंट तक दे दी कि रशिया विल कंप्लीटली रिमूव ऑल ऑफ देयर डॉलर रिजर्व्स एंड विल रिप्लेस इट सून। इट टर्न्ड आउट कि रशिया को बुली करना इतना भी आसान नहीं था। जब रशिया क्राइसिस में था तो इंडियन होने के नाते हमें रशिया को हेल्प तो करना ही था। तो जब पुतिन ने कहा कि अब कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल बाय कर सकती है अपनी करेंसी में या फिर रशियन करेंसी रूबल में, तभी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीद लिया। इंडिया ने एक तरीके से उन्हें सपोर्ट किया और इसके लिए बहुत से लोगों ने हमें क्रिटिसाइज भी किया। जर्मनी ने तो यह तक कह दिया कि यूक्रेन लोगों के खून से मोदी के हाथ रंगे हुए हैं। नाउ द सेम जर्मन सेड कि इंडिया बाइंग रशियन ऑयल इज नन ऑफ आवर बिजनेस। India buying oil from Russia is none of our business. Basically, that's something that the Indian government is. बट जो हमें सस्ते में तेल देगा हम तो उसके साथ ट्रेड करेंगे ही, चाहे रशिया और जर्मनी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन सवाल आता है कि हमने ये तेल लिया कैसे, क्योंकि रशिया तो पेमेंट डॉलर में एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। तो हमने पेमेंट किया रुपीज में बाय यूजिंग बायलैटरल ट्रेड मेथड। अब ये बायलैटरल ट्रेड मेथड होता क्या है? ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बायलैटरल अग्रीमेंट साइन कर लिया विद रशिया फॉर 5 years एंड फॉर अबाउट $1 million। तो इससे होगा ये कि इंडिया रशिया को $1 million से जितने भी रुपीस बनते हैं वो हम उन्हें देंगे और रशिया इंडिया को $1 million के वर्थ का ऑयल दे देगा। इन शॉर्ट हमारे 8,21,81,000 इंडियन रुपीस रशिया के 8,56,500 रशियन रूबल के बराबर होंगे और ये अग्रीमेंट 5 सालों तक चलता रहेगा। इंडिया कैन सेल दोस रूबल्स टू गेट डॉलर्स। अब इंडिया रशियन करेंसी को अपने लोकल बिजनेसेस या डोमेस्टिक कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को दे सकता है ताकि वो रशिया के साथ फर्दर ट्रेड कर पाए। सिमिलरली रशिया भी ऐसा कर सकता है। अब इससे हुआ ये कि यूएस के लगाए हुए सारे बैरियर्स खत्म हो गए। इस चीज से यूएस काफी अफेक्ट हुआ और ना सिर्फ इंडिया बल्कि जो कंट्रीज रशिया को पसंद नहीं करती थी वो भी आज रशिया से ऑयल खरीद रही है यूजिंग दिस मेथड। जो चीजें रशिया के साथ हुई वो ईरान के साथ भी हुई और अब सबको ये डर है कि कहीं वो नेक्स्ट ना हो। ये सब चीजें देखने के बाद काफी सारी कंट्रीज अमेरिका पे अब उतना ट्रस्ट नहीं करती। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमें अमेरिका को अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ती है। इसी सिंपल कन्वर्जन में ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दूसरी कंट्रीज का भी नुकसान होता है, बट प्रॉफिट सिर्फ अमेरिका का होता है। मतलब सामान हम लें किसी और से और फायदा अल्टीमेटली यूएस का होगा, जस्ट बिकॉज वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज अब डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहती। सभी कंट्रीज के साथ इंडिया भी काफी कोशिश कर रहा है कि रूपी एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाए। और तो और इंडिया ने इसके लिए काफी स्टेप्स भी लिए हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज जिनमें रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान जैसी कंट्रीज शामिल हैं जो रेडी हैं रुपीस को यूज करने के लिए फॉर देयर इंटरनेशनल ट्रेड। पर अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि रुपी एक ग्लोबल करेंसी कब बनेगा, पर हाँ हम आपको ये बता सकते हैं कि इस चीज को रियलिटी बनाने के लिए इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए 1, इंडिया को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी पड़ेगी। 2, हमारी मिलिट्री पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। 3, इसके लिए इंडिया के पास इनफ गोल्ड रिजर्व भी होना चाहिए। 4, इस चीज के लिए लगभग 40 से लेकर 50 कंट्रीज को रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ेगा। एंड 5, इसके लिए इंडिया के पास रुपीस और दूसरी कंट्री की करेंसी भी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए ताकि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, जिसका मतलब है कि हम दूसरे देश की करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट कर सकें एंड इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोसेस को सिंपल कर सकें। अब इस लिस्ट में काफी सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आरबीआई ने ऑलरेडी कंट्रीज को कमर्शियल ट्रेड के लिए रुपीस देना स्टार्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स के थ्रू। जुलाई 2022 में आरबीआई ने ऑफिशियली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद रुपी की पकड़ इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुई है। काफी सारी कंट्रीज अब रुपी बेस्ड ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। कंट्रीज अब बायलैटरल मेथड से ही ट्रेड करने के लिए रेडी हैं इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। तो हमें से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इंडिया वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन भी जाती है तो इससे हमारा क्या फायदा। इसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई भाई है जो अमेरिका में पढ़ता है, जिसकी हर महीने की ट्यूशन फीस आपके पेरेंट्स को $1,000 देनी पड़ती है। अब $1,000 हर महीने खरीदने के लिए आपके पेरेंट्स को 1000 × 82 यानी 82,000 रुपीज इंडिया से भेजने पड़ते हैं। लेकिन अगर कल को डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से 100 रुपीज पर डॉलर, तो बेशक फॉरेन में पढ़ रहे आपके भाई की फीस इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी इंडिया से आपके घर वालों को अब 82,000 रुपीज की जगह
100 into 1000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस भेजने पड़ेंगे ताकि आपका भाई फॉरेन में अपनी $1000 की फीस दे सके। और एग्जैक्टली सेम हुआ था इंडिया के साथ मार्च में। कुछ टाइम पहले 10 मार्च को इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो $562 बिलियन थे और वो अचानक से कम होके $560 बिलियन हो गए। अब ये हुआ कैसे? क्या इंडिया ने ये एक्स्ट्रा $2 बिलियन खर्च करे थे? नहीं, ये हुआ था डॉलर का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। मतलब कि अगर डॉलर का प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो नुकसान हमारा ही है। तो अगर रुपी वर्ल्ड करेंसी बन जाता है तब हमें डॉलर के प्राइस के फ्लक्चुएट होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड फायदा हमारा ये होगा कि साथ ही में हम कन्वर्जन कॉस्ट से बच सकते हैं जो हमें रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए देने पड़ते हैं। तीसरा फायदा यह है कि अगर किसी कंट्री पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि वो डॉलर यूज नहीं कर सकता तो वो भी आसानी से बिना डॉलर यूज किए रुपीस में ट्रेड कर सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी ये है कि रशिया अपनी करेंसी रूबल को, चाइना येन को, यूरोपियन यूनियन यूरोस को और इंडिया रुपीस को सब ग्लोबल ले जाना चाहते हैं। मतलब कि उसे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाना चाहते हैं। लेट्स सी होता क्या है। दोस्तों, अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम सर की इंडिया का विजन देखना चाहते हैं तो आप उनकी बुक इंडिया 2020 गीगल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।